यूपीएससी आईएएस के सभी अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें। अगर आप इस बात को लेकर अटके हुए या अनिश्चित महसूस कर रहे हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की सर्वोत्तम तैयारी किस प्रकार की जाए, तो चिंता ना करें। हमारे वरिष्ठ एवं अनुभवी शिक्षक आपकी सहायता के लिए यहां उपलब्ध हैं। 20 जनवरी को शाम 7:30 बजे आस्क अस एनीथिंग लाइव सत्र में शामिल हो, जहां आप अपने सभी प्रश्न पूछ सकते हैं और तुरंत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अपने डाउट को आईएएस के अपने सपने के बीच में ना आने दें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो होगी मुलाकात 20 जनवरी को लाइव सत्र में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज है बुधवार, रात के 8 बज चुके हैं। मतलब जैसा कि आप सभी को पता है, समय हो चुका है एक बार फिर से हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए साप्ताहिक कार्यक्रम का। जैसा कि आपको पता है, हर हफ्ते हम आपके सामने लेकर के आते हैं सबसे महत्वपूर्ण खबरें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई, जो कि सामान्य अध्ययन पेपर नंबर 2 में पूछा जाता है। इस हफ्ते जो चीजें चर्चा में रही वो हैं, लश्कर तैयबा के आतंकवादी को अब आखिरकार जाके सुरक्षा परिषद ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर हम बात करने वाले हैं विश्व आर्थिक मंच की जो शुरुआत हो चुकी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे कहा जाता है। इसमें क्या क्या चीजों पर चर्चा होगी, इसमें क्या क्या चीजों पर चर्चा आमतौर पर होती है, इन सब के बारे में हम लोग आज यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। उसके बाद स्टारलिंक यूक्रेन की मदद कैसे कर रहा है। स्टारलिंक, जैसा कि आपको पता है, एक ऐसी कंपनी है जो कि इलॉन मस्क की है, जिसके द्वारा वो लोगों को इंटरनेट सुविधा प्रदान करवाते हैं बिना किसी तार के, बिना किसी केबल के, सीधा सैटेलाइट से। इसे स्टारलिंक कहा जाता है। हम चर्चा करेंगे कैसे ये यूक्रेन में बसे हुए लोगों की इस समय मदद कर रहे हैं। फिर हम चर्चा करने वाले हैं यूके और जापान के रक्षा समझौते की, जिसने एक बार फिर से दर्शाया है कि जापान की जो सरकार है उनकी सुरक्षा नीति में काफी बदलाव आ रहे हैं। फिर हम चर्चा करने वाले हैं दक्षिण कोरिया के इंडो पैसिफिक विजन के बारे में। दक्षिण कोरिया जो देश है, इन्होंने हाल ही में इंडो पैसिफिक की अपनी नई रणनीति एक निकाली है। उस रणनीति में क्या कहा गया है, क्या भारत का भी उसमें जिक्र है, चीन और जापान के बारे में रणनीति क्या कहती है, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि हमारा पहला आज का मुख्य मुद्दा क्या है। इस हफ्ते जो चीज चर्चा में रही वो ये है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आखिरकार लश्कर तैयबा के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को एक वैश्विक आतंकवादी करार दे दिया है। उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये कोई नई बात नहीं है। भारत पिछले कई सालों से एक एक करके कई सारे आतंकवादियों के खिलाफ इस तरह के प्रस्ताव लाता रहा है। भारत कोशिश करता रहा है कि ऐसे आतंकवादी जिनका कि भारत में हुए आतंकी हमलों में कोई न कोई हाथ है, ज्यादातर ऐसे आतंकवादी जो पाकिस्तान में इनको शरण मिलती है, भारत उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसे कई सारे प्रस्ताव लेकर के आ चुका है। लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि चीन, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, वो अपने वीटो का विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके ऐसे प्रस्ताव को आगे नहीं जाने देते हैं। मक्की के खिलाफ भी जो प्रस्ताव था, ये काफी साल पहले भारत लेकर के आया था। अब आखिरकार चीन ने जो अपनी उससे आपत्ति थी वो हटा ली है और इस तरह से ये जो प्रस्ताव है ये पारित हो पाया है। अब हमें समझने की जरूरत है कि पहली बात, ये जो भारत प्रस्ताव लेकर के आता है कि संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध लगाया जाए, तो प्रतिबंध लगाने से किसी भी आतंकी या आतंकी संगठन पर क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात, चीन को ऐसी क्या आपत्ति होती है हर बार कि भारत जब भी किसी आतंकवादी का नाम इस सूची में डालना चाहता है, चीन उस पर प्रतिबंध लगा देता है। पहले चर्चा करते हैं कि प्रतिबंध लगाने का तात्पर्य क्या है, उससे क्या फायदा या क्या नुकसान है। देखिए, जितने भी आतंकवादी या आतंकवादी संगठन इस तरीके की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे पर निर्भर रहते हैं। उन्हें बहुत सारे अलग अलग देशों से, बहुत सारे अलग अलग कंपनियों से शरण मिलती है, पैसा मिलता है अमीर लोगों से, क्योंकि उनके अपने कुछ और लक्ष्य होते हैं जो कि वो पाना चाहते हैं। बिना पैसे के कोई भी आतंकी संगठन या कोई भी आतंकवादी आतंकवाद को अंजाम नहीं दे सकता है। बम खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, लोगों को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने के लिए, सब चीजों के लिए उन्हें पैसे की जरूरत होती है। किसी आतंकी संगठन पर या किसी आतंकवादी पर जब प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो पहली बात, उन्हें किसी और देश में जाने के लिए वीजा मिलने में दिक्कत होगी। दूसरी बात,
ये हर देश को एक अंदेशा भेजता है कि आप अब इस व्यक्ति या इस संगठन को पैसा नहीं दे सकते, इन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अगर आप ऐसा करेंगे तो दुनिया भर में आपकी एक छवि बनेगी कि आप आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको याद होगा, पाकिस्तान बहुत समय से कोशिश करता आ रहा है कि उनको FATF की जो ग्रे सूची है उससे निकाला जाए। वो FATF की ग्रे सूची में इसीलिए है क्योंकि दुनिया भर में एक ऐसी छवि बनी हुई है कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो वहां पे रहने वाले आतंकवादियों को शरण देती है, उन्हें मदद करती है। तो किसी आतंकवादी पर जब इस तरीके का प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो ये दुनिया भर के देशों को एक संदेश भेजता है कि आपको इनकी मदद नहीं करनी है, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय समाज में जब आप आएंगे तो आपको गलत नजर से देखा जाएगा कि आप ही वो देश हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। दूसरी कहानी यह कि चीन को क्या परेशानी है, क्यों चीन हर बार अपने वीटो विशेष अधिकार का इस्तेमाल करता है भारत के इस तरीके के प्रस्तावों को रोकने के लिए। इसका जवाब कोई कठिन नहीं है। हम सभी को चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में बहुत अच्छे से पता है। हमें पता है कि चीन कोशिश करता है कि वो जितनी ज्यादा मदद पाकिस्तान की कर सके उतना उनके लिए अच्छा है, जिसके उनके अपने कारण है। एक कारण यह भी है कि वो भारत का ध्यान हमेशा भटका के रखना चाहता है कि भारत की सरकार जब भी कोई नीति बनाए, विशेष नीति बनाए या किसी भी तरीके के फैसले लें, तो भारत के मन में हमेशा रहे कि पाकिस्तान हमारे बगल में बैठा हुआ है, वो कुछ गलत हरकत करेगा। तो चीन हमेशा जितना हो सके उनको समर्थन करता है। ये जितने भी आतंकवादी हैं जिनके खिलाफ भारत प्रस्ताव लाना चाहता है, ज्यादातर ये वही आतंकवादी हैं जिनको पाकिस्तान में शरण मिली हुई है। और इसीलिए चीन हमेशा जब भी भारत का प्रस्ताव आता है यही बहाना बनाता है कि हमें और सबूत चाहिए, हमें और दस्तावेज दीजिए, जबकि भारत पूरा भर भर के फाइलें देते हैं दस्तावेज की चीन को दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी चीन कहीं ना कहीं अपनी आपत्ति उस पर दर्ज कराता है। और यही चीज है जो कि इन आतंकवादियों को प्रतिबंधित सूची में लाने से रोकती है। आखिरकार चीन को भी यह समझ में आ गया है कि अब बहुत ज्यादा अति हो चुकी है और उन्हें अपनी आपत्ति हटा लेनी चाहिए। तो 68 वर्षीय मक्की को आखिरकार नामित कर दिया गया है आतंकवादियों की सूची में। ये काम कि आतंकवादी सूची में लेकर के आना, इन पर प्रतिबंध लगाना, ये करता कौन है पहले ये भी देखने की कोशिश करिए। सुरक्षा परिषद की जो है संयुक्त राष्ट्र की, उनकी एक समिति है जिसका नाम है 1267 समिति। ये 1267 क्या है? सुरक्षा परिषद में जब अलग अलग प्रस्ताव लाए जाते हैं तब उनका एक नंबर होता है, एक संख्या उनके साथ जुड़ी होती है कि ये इस नंबर का प्रस्ताव है, ये इस नंबर का प्रस्ताव है। तो ये सुरक्षा समिति बनाने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था जिसका नंबर था 1267, और इसके बाद जाकर के ये समिति बनाई गई जिसका काम ही ये है कि दुनिया भर के जितने भी आतंकवादी हैं उन पर प्रतिबंध लगाना, उनकी जितनी भी अलग अलग कार्रवाई है उसको रोकना, दुनिया भर के देश आपस में समर्थन करें ताकि आतंकवाद को रोका जा सके। यही काम इस समिति का है और इस समिति के पास ही ये जिम्मेदारी है, ये ताकत है कि वो अलग अलग आतंकवादी संगठन या विशेष आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। और इसी समिति ने अभी इन पर प्रतिबंध भी लगाया है। ये जो हमारी प्रतिबंधित सूची है, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्रतिबंध लगाने की जो समिति है इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत होती है 1999 में। अब 1999 में क्या हुआ? देखिए, ये एक बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि आतंकवाद बहुत सदियों से रहा है। आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वे कोई नई बात नहीं है। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि विश्व के स्तर पर जब भी कोई फैसला लेना होता है, बड़ी समिति बनानी होती है, वो तभी बनती है जब कोई विकसित देश के साथ ऐसी दिक्कत होती है। तो जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला हुआ तब उन्हें लगा कि अरे भाई, आतंकवाद तो बहुत बड़ी परेशानी है, हमें ऐसा करना चाहिए कि दुनिया भर के देशों को पास आके, साथ आकर के ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए। तो इस समिति की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका जैसे देशों में आतंकी हमले होना शुरू हुए। 15 अक्टूबर 1999 को सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अपनाया गया और इस समिति को बनाया गया। इस समिति का काम यह है कि खास करके अल-कायदा, तालिबान और इस्लामिक स्टेट का जो समूह है उससे जुड़े हुए जितने भी आतंकवादी हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। जैसा कि मैंने कहा, प्रतिबंध लगाने से क्या फायदा होगा? उनको पैसे नहीं मिलेंगे,
उनको जो काम करने का तरीका है, जो समर्थन मिलता है अलग अलग देशों को, अलग अलग लोगों का, वो नहीं मिलेगा। और दुनिया भर के देशों को ये संदेश आएगा कि ये एक आतंकवादी करार हो चुके हैं, और अगर आप इनका समर्थन करते हैं तो कल को अगर आप दूसरे देशों से बात करेंगे, कल को अगर आप सहायता चाहेंगे तो कोई और देश आपकी सहायता के लिए खड़ा नहीं होने वाला है। दूसरी खबर जो इस हफ्ते चर्चा में थी वो ये है कि डावोस में एक बार फिर से विश्व आर्थिक मंच की शुरुआत हो चुकी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये एक बहुत ही दिलचस्प मंच होता है। हमने कई बार पढ़ा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने ये रिपोर्ट निकाली, यहां पे ये हुआ, प्रधानमंत्री गए, राष्ट्रपति गए। जितने बड़े बड़े लोग इस मंच की बैठक में हिस्सा लेते हैं, कई लोगों को गलतफहमी है, वो ये सोचते हैं कि ये जो विश्व आर्थिक मंच है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, शायद ये संयुक्त राष्ट्र की पहल है, शायद ये विश्व बैंक की पहल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी सरकार का विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कोई लेना देना नहीं है। ये एक गैर सरकारी संस्था की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। 1970 के दशक में पूंजीवाद को फैलाने के लिए, पूंजीवाद जिसको कहा जाता है कैपिटलिज्म, जो कि यह मानता है कि सबको कारोबार करने की आजादी होनी चाहिए, सरकार का कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, सरकार की कोई भी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए कारोबार में, और जितने लोगों को जिस तरह से कारोबार करना है उनको पूरी की पूरी आजादी होनी चाहिए। यह पूंजीवाद होता है। इसी पूंजीवाद को फैलाने के लिए, इसी पूंजीवाद की धारणा को और देश अपनाएं, इसके हिसाब से, इस लक्ष्य को लेकर के विश्व आर्थिक मंच की शुरुआत हुई, जो हर साल डावोस जो जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पर इनकी बैठक होती है। अब आप खुद सोचिए, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है पिछले कुछ दशकों में कि केवल अलग अलग दुनिया के, केवल कारोबारी ही नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब लोग भी डावोस में हिस्सा लेते हैं। माना जाता है कि डावोस में जब हर साल जनवरी के लगभग आसपास बैठक होती है, तो यहां पर तय होता है कि अगले साल दुनिया भर की जो हम लोग की अर्थव्यवस्था है वो कैसे चलने वाली है। यहां पर केवल पूंजीवाद ही नहीं, उन लोगों को भी आमंत्रण दिया जाता है जो कि पूंजीवाद के खिलाफ हैं, जो कि समाजवाद को फैलाना चाहते हैं। तो अब ये एक ऐसा मंच बन चुका है जहां पर अलग अलग तरीके के अर्थशास्त्री आते हैं अपनी बात रखने के लिए, जहां पर अलग अलग देशों के प्रमुख आते हैं अपनी बात रखने के लिए। ये एक ऐसा मंच बन चुका है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं और बहुत विशेष मुद्दों पर बातचीत होती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था किस तरफ आगे चलेगी, ये आमतौर पर यहीं पर विश्व आर्थिक मंच पर ही तय होता है, जबकि ये किसी सरकार से, संयुक्त राष्ट्र से, किसी से भी इस मंच का कोई लेना देना नहीं है। इसकी शुरुआत, जैसे कि मैंने कहा, एक अर्थशास्त्री ने की थी, इनका नाम था क्लॉस स्वैब। ये क्लॉस स्वैब अभी भी यहां पर इसको चलाते हैं, और उन्होंने ही इस मंच को इतना बड़ा बना दिया है कि दुनिया भर के अर्थशास्त्री यहां पर आना चाहते हैं और अपने दृष्टिकोण से यहां पर बात रखते हैं। अब क्योंकि ये इतना बड़ा हो गया है, क्योंकि यहां पे केवल अर्थशास्त्र की बात नहीं होती है, देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में अर्थशास्त्र से आगे बढ़ करके पर्यावरण की बात यहां पर होती है कि हमें किस तरह से अपने पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। पिछले कुछ सालों से यहां पर प्रदूषण को लेके, यहां पर अलग अलग चीजों को लेकर के बातचीत हुई है। तो ये शुरू हुआ था एक ऐसा मंच बन करके जहां पर व्यापार और अर्थशास्त्र की बात होगी, लेकिन अब ये इतना बड़ा मंच बन चुका है कि दुनिया भर के बड़े बड़े लोग आकर के यहां पर अपनी बातें रखते हैं, और इसने कई सारे देशों के बीच में तनाव को तोड़ने में मदद भी की है। जैसे कि 1988 में ग्रीस और तुर्की ने युद्ध टाल दिया, जब दोनों देशों के दूतावास, दोनों देशों के जो प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने डावोस में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो आप ये सोचिए, संयुक्त राष्ट्र जो काम नहीं कर पाता है, शायद वो काम विश्व आर्थिक मंच करने में सक्षम रहता है, जहां पर ये अलग अलग देशों को बुलाते हैं, साथ में बातचीत करवाते हैं, अलग अलग देशों से यहाँ पे अपने भाव आगे रखने को बोलते हैं, और कई सारे देश जिनका उस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं होता, बीच में मध्यस्थता करने भी आते हैं। अब यूपीएससी एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा में
इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, जहां पे आपको कुछ रिपोर्ट का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है। तो मैं आपको यहां पर जल्दी से बता दूं कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं हर साल। मैं आपको कुछ के नाम यहां पर बता देता हूं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जहां पे ये बताते हैं कि दुनिया भर में पुरुष और महिला के बीच में कितना अंतर है, कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं जो कि काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कितना जो उनको वेतन मिलता है उसमें क्या अंतर है। फिर मानव पूंजी रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, यात्रा पर्यटन से जुड़ी हुई रिपोर्ट, प्रतिस्पर्धी सूचकांक, बहुत सारे ऐसी अलग अलग रिपोर्ट के नाम हैं जो कि विश्व आर्थिक मंच यहां पर प्रकाशित करता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आज की तीसरी खबर जिसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा वो ये है कि किस तरह से इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक यूक्रेन की मदद कर रहे हैं रशिया के विरुद्ध। अब ये पूरा मुद्दा क्या है समझने की कोशिश करते हैं। जब रूस ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ा, जब कोई देश किसी और देश को हराना चाहता है, उन्हें मजबूर करना चाहता है, तो पहली कोशिश ये रहती है कि दुश्मन देश के जहां पर उन्होंने हमला किया है वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं पहले उसको तोड़ा जाए, उसको खत्म किया जाए। जैसे कि सरकार की मान लीजिए जो बड़ी बड़ी बहुत जरूरी बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग है उनको हटाया जाए, कोई ऐसी जगह जहां पे सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं उनको बर्बाद किया जाए। इसी तरह से आज के जमाने में क्योंकि हर एक इंसान इंटरनेट पर निर्भर है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें भी इस समय इंटरनेट से ही चलती हैं, क्योंकि बड़े बड़े हम लोगों के हथियार भी हैं जो इंटरनेट की मदद से ही चलते हैं, तो रूस ने शुरुआत में ही कोशिश की कि यूक्रेन को अपने घुटनों पर लाने के लिए जितनी भी उनकी इंटरनेट की जो व्यवस्था है उसको पहले खत्म कर दिया जाए। यहां पर आते हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की एक कंपनी है स्टारलिंक, जिन्होंने ये अपना नया काम कुछ साल पहले शुरू किया, जिसकी मदद से वो लोगों को इंटरनेट देते हैं सैटेलाइट से। देखिए, अभी अगर आप घर में अपना इंटरनेट कनेक्शन लगवाएंगे, ब्रॉडबैंड लगवाएंगे, तो एक इंसान आएगा, वो तार खींचेगा, तार लगाएगा। हाँ, आखिर में आप अपने घर पर वाईफाई यूज कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं मैं तो बिना तार के इंटरनेट यूज कर रहा हूं या कर रही हूं, आपके फोन में वाईफाई चल रहा है, लैपटॉप पे कनेक्टेड है, वो सब ठीक है। लेकिन पीछे से तो तार में इंटरनेट आ रहा है ना, वो टावर से ही कहीं ना कहीं तार खींची हुई है, बिना तार के तो इंटरनेट आपके घर तक नहीं आया है। इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी क्या कर रही है कि वो लोगों को इंटरनेट की सुविधा दे रही है बिना किसी भी तार के। स्टारलिंक की शुरुआत छोटे स्तर पर हो चुकी थी, लेकिन जब से यूक्रेन का युद्ध हुआ और यूक्रेन के कुछ लोगों ने जब उनसे मदद मांगी, तो कुछ ही दिनों में इलॉन मस्क ने घोषणा कर दी कि ठीक है, हम स्टारलिंक की सुविधाएं यूक्रेन वालों को देते हैं बिल्कुल मुफ्त। बिल्कुल मुफ्त यूक्रेन के लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अभी तक वो सुविधा बिल्कुल ठीक चल रही है। स्टारलिंक हजारों उपग्रह को मिलाकर के इंटरनेट की सुविधा प्रदान करवाता है। अब इलॉन मस्क थोड़े अतरंगी से इंसान है, आपको भी पता होगा, हाल ही में उन्होंने ट्विटर भी खरीदा है, बहुत आलोचना भी हो रही है ट्विटर किस तरह से वो चला रहे हैं। एक और बहुत बड़ी आलोचना उनकी इसलिए हुई कि हाल ही में उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि यूक्रेन को रूस के साथ शांति समझौता कर लेना चाहिए और क्रीमिया पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए। क्रीमिया, जैसा कि आपको पता है, यूक्रेन का वो इलाका है जो कि रूस 2014 में ही जिस पर कब्जा कर चुका था। तो 2014 से ही रूस का कब्जा चल रहा है क्रीमिया क्षेत्र में, तो क्रीमिया पर दावा छोड़ देना चाहिए। ये बात जब इलॉन मस्क ने कही तो कई लोगों ने इस पर आलोचना करी। अब देखिए, दो बातें, मानिए आप यूक्रेन के नागरिक हैं, एक तरफ तो आप इलॉन मस्क की आलोचना कर सकते हैं, आपने कैसे कहा कि हम अपना दावा छोड़ दें, तो हमारा इलाका है, हमारा क्षेत्र है। दूसरी तरफ वही इलॉन मस्क है जिसकी वजह से इंटरनेट चल रहा है अभी आपकी पूरे देश में। तो इस समय इलॉन मस्क ने जो कहा उनकी आलोचना तो हो रही है, लेकिन यूक्रेन ये नहीं कह सकता कि ठीक है चलो हम आपका इंटरनेट छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको उसकी जरूरत अभी काफी ज्यादा है। जैसा मैंने कहा, स्टारलिंक आपको इंटरनेट की सुविधा देता है उपग्रह से, मतलब सैटेलाइट से। ये कैसे ऐसा कर पा रहे हैं? 3000 से अधिक उपग्रह हैं जो कि इस समय ग्राउंड रिसीवर पर इंटरनेट का सिग्नल भेजते हैं। जैसा कि आपको पता है, इलॉन मस्क की कई सारी कंपनियां हैं, जिसमें स्पेस एक्स के नाम से भी एक कंपनी है जिसकी मदद से वो कई सारे उपग्रह और रॉकेट भेजते हैं।
इन्हीं में उन्होंने छोटे छोटे 3,000 तक ऐसे रॉकेट भेजे हैं जिनकी मदद से अब वो हाई स्पीड इंटरनेट दे पा रहे हैं। इस इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए ना तो आपके पास कोई उपकरण अलग से होना चाहिए, ना तो सैटेलाइट रिसीवर वगैरह की ज़रूरत होती है। आपको बस एक छोटा सा सैटेलाइट एक रिसीवर डिवाइस चाहिए और एक छोटा सा डिश चाहिए, जैसा कि आपका DTH होता है ना, उस तरह का, और आपको वहाँ इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी। आपके पास बस एक एंड्रॉयड डिवाइस या iOS का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वो अगर आप डाउनलोड करेंगे तो बहुत आराम से आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे देश में इससे इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल रही है। सशस्त्र बल जो यूक्रेन में है, स्टारलिंक से उनको काफ़ी मदद मिल रही है। आक्रमण के 2 दिन बाद ही यूक्रेन के जो मंत्री हैं, परिवर्तन मंत्री, रेडियो परिवर्तन मंत्री, उन्होंने मस्क को यह आग्रह किया था कि आप स्टारलिंक की सुविधा हमें दें, और कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में इलॉन मस्क ने यह सुविधा प्रदान कर दी थी। कई सारी अलग अलग रिपोर्ट हैं जो कहती हैं कि कई लाखों लोगों को इस समय इसका फायदा हो रहा है, क्योंकि कई सारे लोग जो कि इस समय केवल अपने करीबी से, अपने परिवार से केवल इंटरनेट के जरिए से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो खुद युद्ध में फंसे हैं। उन्हें कम से कम ये पता चल पा रहा है कि उनके जो चाहने वाले हैं वो सुरक्षित हैं या वो सुरक्षित नहीं है। अब दूसरी बात, रूस इसके बारे में क्या कर रहा है। देखिए, रूस तो चाहता ही था कि इंटरनेट की सुविधा हटा ली जाए यूक्रेन से, तो रूस बहुत कोशिश कर रहा है किसी तरह से स्टारलिंक का जो प्रोग्राम है उसको ख़त्म करने की या उसको तकलीफ पहुंचाने की, लेकिन अभी तक वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश करने के बावजूद भी अभी भी देखा गया है कि रूस के जो हैकर्स हैं, हैकर मतलब वो लोग जो कि इंटरनेट में कोई दखलंदाजी करने की कोशिश करते हैं, अभी तक वो चाहते हुए भी कोई भी किसी भी तरीके से स्टारलिंक को क्षति नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो रूस की तरफ से भी कोशिशें जारी हैं कि किसी भी तरीके से हम इसमें कोई ना कोई खलल ज़रूर डालें। जैसे मैंने कहा, कई सारे संकेत जो अलग अलग सिग्नल्स हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है रूस द्वारा कि स्टारलिंक का जो सिग्नल है उसे रोका जाए, यूक्रेन को और परेशान किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। स्टारलिंक अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है। स्टारलिंक ने ड्रोन चलाने में भी काफ़ी मदद की है यूक्रेन की, तो यूक्रेन इस समय कई सारी चीज़ें कर पा रहा है क्योंकि उन्हें स्टारलिंक से मदद मिल रही है। अब इसमें 2-3 चीज़ें और जुड़ी हुई हैं बहस में। पहली बात, क्या ये जो इलॉन मस्क कर रहे हैं, निःशुल्क वो इंटरनेट सुविधा प्रदान कर रहे हैं, क्या ये वो करना चाहते हैं, वो भले इंसान हैं, या फिर इनका भी कोई उसमें स्वार्थ है। देखिए, कई लोगों का कहना है कि जो कारोबारी होते हैं उनका कोई ना कोई स्वार्थ तो होता ही है। अभी नहीं तो आगे जाके वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि उन्हें पैसा मिले। वो कोशिश करेंगे कि पश्चिमी देशों से बोले कि देखो, हम आपके दोस्त की मदद कर रहे हैं यूक्रेन में, आप हमें पैसा दीजिए। अमेरिका ने अभी तक ये करने से मना कर दिया है। अमेरिका ने इलॉन मस्क को स्टारलिंक के लिए कोई पैसा नहीं दिया है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या इलॉन मस्क इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि जब पूरा देश आप ही के दिए हुए इंटरनेट पर चल रहा है तो मतलब आपका प्रभाव उस देश में बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, तो आपका एकाधिकार बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो आगे जाके परेशानी का सबब बन सकता है। एक और चीज़ जिसके बारे में लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो ये है, जैसा मैंने कहा, हजारों उपग्रह भेजे गए हैं अंतरिक्ष में इस स्टारलिंक कंपनी की तरफ से ताकि वो इंटरनेट की सुविधा दे पाए। अब हमें कहने में ये आसान लगता है कि अंतरिक्ष में आप सैटेलाइट भेजिए, रॉकेट भेजिए, कुछ भी भेजिए, लेकिन देखिए, अंतरिक्ष भी एक ऐसी जगह है जहां पे जब बहुत कुछ आप भेज देंगे तो वहां भी भीड़ होना शुरू हो जाएगी। वहां भी ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि जब इतनी भीड़ भाड़ है तो वहां भी उपग्रह आपस में टकराने लगेंगे, वहां भी परेशानियां होना शुरू हो जाएंगी। तो अंतरिक्ष में जो भीड़ का मुद्दा है ये बहुत सालों से चर्चा में है। कई सारे बड़े बड़े देश कह रहे हैं, क्योंकि देखिए, आपने अगर एक उपग्रह छोड़ा, हर उपग्रह की एक उम्र होती है। मानिए 10 साल 20 साल की उम्र है, 20 साल तक वो अपना काम करेगा, लेकिन जब 20 साल खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा उसका? कोई देश उसको वापस थोड़े लेके आते हैं धरती पे कि अपने देश में वापस ले आते हैं, नहीं, वो तो ऐसे ही घूमते रहते हैं कचरा बन के केवल अंतरिक्ष में। और जब वो अंतरिक्ष में ऐसे घूमते रहेंगे, कोई काम नहीं है, तो एक अच्छे उपग्रह से वो टकरा भी सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कहा जाता है कि अंतरिक्ष में जो भीड़ है वो भी बढ़ते जा रही है। अंतरिक्ष में जो थोड़ी बहुत रोक टोक कम से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी कोई भी कंपनी हजारों उपग्रह भेज रही है, और स्टारलिंक भी यहाँ पर थोड़ी बहुत उनकी बिल्कुल आलोचना हो रही है, क्योंकि वो बहुत सारे उपग्रह भेज रहे हैं जिसका आगे जाकर के कुछ ना कुछ गलत
नतीजा हो सकता है। अगली खबर ब्रिटेन और जापान के बीच में रक्षा समझौता हुआ है, वो उसके बारे में है। ये रक्षा समझौता क्या है? इस रक्षा समझौते के तहत दोनों देशों ने यह तय किया है कि हम एक दूसरे के देश में अपने सैनिकों की तैनाती कर सकते हैं। देखिए, जापान के लिए बहुत बड़ी बात है। द्वितीय विश्व युद्ध की जब जो खत्म हुआ तो वो खत्म कुछ इस तरह से हुआ था कि जापान, जैसा कि आपको पता है, उस पर एटम बॉम्ब गिराए गए थे और जापान में तबाही मच गई थी। जापान उस समय के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो कई समय तक जापान में अमेरिका के बहुत सारे सैन्य लोग रहे। बहुत सारी सेना अमेरिका की जापान में ही रही, क्योंकि अमेरिका को यह डर था कि जापान हमसे बदला लेने के लिए फिर से युद्ध ना शुरू कर दे। तो कहा जाता है उस समय जापान का जो पुराना संविधान था उसको हटाया गया और अमेरिका ने ही जापान के लिए एक नया संविधान भी बनाया था, और वो संविधान आज तक चल रहा है बिना किसी संशोधन के। आपको पता होना चाहिए, जापान का जो आज का संविधान है उसमें शून्य एक भी संशोधन नहीं हुआ है। जो अमेरिका ने बनाया था वो वैसे ही चल रहा है। उस संविधान में एक बहुत दिलचस्प बात ये लिखी गई थी कि जापान की सरकार ये कसम खाती है कि वो कभी युद्ध की शुरुआत ही नहीं करेंगे। ऐसा क्यों था? क्योंकि जापान को अमेरिका से एक तरीके का गारंटी मिली थी, वादा मिला था कि जब कभी आपको जरूरत होगी कि आपको सैनिक चाहिए, आपको सेना चाहिए, आप पर हमला हो रहा है, आप चिंता मत करिए, अमेरिका आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा। ये हमेशा जापान को एक वादा मिला है अमेरिका से, और ये वादा अब थोड़ा बहुत डगमगा रहा है। क्यों? इसके दो तीन कारण हैं। चीन जिस तरह से एक बहुत आक्रामक देश होकर उभरता आ रहा है, चीन जिस तरह से अपने आस पड़ोस के देशों से बहुत पुराने इतिहास का बदला लेना चाहता है। देखिए, जापान का तो इतिहास भी ये रहा है कि जापान ने कई बार चीन पर युद्ध किया है, चीन के बहुत लोगों को जापान ने मारा है, अगर आप इतिहास में जाएंगे, और चीन को वो सब याद है। तो ऐसे समय में जब चीन एक बहुत आक्रामक रुख अपना रहा है, जापान को भी लगता है वो केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता। तो जापान भी धीरे धीरे करके ऐसी बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले जापान ने घोषणा की थी कि वो अपना जो रक्षा बजट है उसमें एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी करने वाले हैं। अपने रक्षा बजट में वो जितना पैसा खर्चा करते थे उससे कहीं और अधिक पैसा खर्चा करने वाले हैं। और इस तरह का समझौता ब्रिटेन के साथ करना, ये भी इसी तरफ अंदेशा एक है कि जापान अब और देशों से भी रक्षा समझौते करना चाहता है, बजाय इसके कि वो केवल और केवल अमेरिका पर ही निर्भर रहे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हो रही है, क्योंकि जापान ऐसे देशों में से नहीं रहा है जो बहुत सारे रक्षा समझौते करता है अमेरिका के बजाय। वो केवल अमेरिका से ही एक रक्षा समझौता करके खुश हैं, लेकिन चीन जिस तरह से आक्रामक रूप अपना रहा है, अब जापान के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे मैंने कहा, जापान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ऐसे देशों से समझौते करें जो कि चीन के सामने खड़े होने की दम रखते हों। ये समझौता दोनों सेनाओं को बड़े पैमाने पर अधिक जटिल सैन्य अभ्यास और तैनाती की योजना बनाने की अनुमति देगा। जब इस तरीके के समझौते होते हैं तो होता यह है कि दोनों देशों की सेनाएं आपस में युद्ध अभ्यास करती हैं, आपस में कोशिश करती हैं कि समझे एक दूसरे का काम कैसे होता है, एक दूसरे से समझें कि कौन कैसे काम करता है, ताकि समय पड़ने पर अगर साथ में काम करना पड़ा किसी मिशन पर, समय आने पर अगर साथ में किसी के विरुद्ध लड़ना पड़ा तो वो तैयार रहें, वो समझें कि किस तरह से काम किया जाता है। यही नहीं, जापान और यूके कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे से जो उनका व्यापार है वो भी बढ़ाएं, और जितनी ज़्यादा साझेदारी हो सकती है उतनी ज़्यादा साझेदारी करें इतने बड़े बड़े देशों से। अगर आप यूके की तरफ से देखें तो यूके का भी चीन के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा है पिछले कुछ सालों में। पिछले कुछ सालों में जो जिस तरह से प्रधानमंत्री बदले भी हैं ब्रिटेन में, हम देखते आ रहे हैं, हर प्रधानमंत्री, ऋषि सुनक को भी आप उसमें गिन सकते हैं, प्रधानमंत्री जो भी बने हैं उन्होंने कहीं ना कहीं चीन की निंदा की है, चीन के खिलाफ कुछ ना कुछ कहा जरूर है। और ये चीज यहां पर भी अब लागू होती है जब यूके और जापान आपस में जुड़ते हैं साथ में, देख करके कि चीन जितना आक्रामक रुख अपना रहा है, दोनों को इससे परेशानी हो सकती है। जैसा मैंने कहा, चीन और जापान के इसके अलग भी कई सारे समझौते हुए हैं। ये केवल सैन्य समझौतों की बात नहीं है, सैन्य समझौतों के अलावा भी चीन और
इसके अलावा भी जापान और यूके ने आपस में आकर के कई सारे ऐसे समझौते किए हैं जहां पर कि वो कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे के व्यापार को बढ़ाएं, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा सशक्त करें। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, चीन का इस पे कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं था। जब चीन को इस बारे में पता चला तो चीन की सरकार ने कहा कि जापान को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जापान या कोई ऐसा देश अपनी जो रक्षा रणनीति में इतना बड़ा बदलाव करता है तो वो अपने आस पड़ोस के देशों को एक तरीके से संदेशा देता है कि भाई हम अब बहुत आक्रामक होने वाले हैं। चीन का कहना था कि भाई अब शांति बनी हुई है तो आप क्यों ऐसा कोई बड़ा अपनी नीति में बदलाव कर रहे हैं कि हमको भी लगे भाई अब जापान पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरफ से चीन का बहुत अच्छा कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं आई थी। जैसा कि आपको पता है, चीन पिछले कुछ सालों से कई बार घोषणा कर चुका है कि भाई ताइवान उन्हीं का क्षेत्र है और उन्हें ताइवान को अपना बनाना है जितनी जल्दी हो सके। ऐसे में टोक्यो और देशों को भी ऐसा एक संदेश दिया जाता है कि चीन अब इतना ताकतवर हो चुका है कि वो जो चाहे जिस चाहे देश पर अब हमला कर सकता है। और इसीलिए जापान भी कोशिश कर रहा है जितना ज्यादा हो सके एकजुट होकर नए मोर्चे की शुरुआत की जाए। केवल अमेरिका पर निर्भर रहने से फायदा नहीं है, और देशों के साथ भी अपने समझौते को और ज्यादा उनको मजबूत करने की जरूरत है। दूसरा, जैसा मैंने कहा, जापान के प्रति ब्रिटेन का त्वरित दृष्टिकोण चीन के साथ उनके संबंध के विकास से प्रेरित रहा है। इस समय जापान और ब्रिटेन दोनों ही चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध में नहीं है। अगर आपको पता है, ब्रिटेन की तो चीन के साथ बहुत लंबी एक इतिहास है। हांगकांग ब्रिटेन के ही कब्जे में हुआ करता था 1997 तक। 1997 तक हांगकांग असल में ब्रिटेन का ही एक क्षेत्र माना जाता था। तब जाके ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंपा और तब से चीन हांगकांग को एक अपना ही पूरा क्षेत्र बनाने में लगा हुआ है। हांगकांग और चीन में अंतर यह है कि चीन एक अलग तरीके की राजनीति करता है। वहां पर लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है, वहां पर एक ही राजनीतिक दल है जो हमेशा सत्ता में रहता है। हांगकांग दूसरी तरफ एक लोकतांत्रिक सरकार देखता है। हांगकांग एक ऐसा देश है जहां पे लोकतंत्र बहुत बखूबी चलता है। तो हांगकांग और चीन के बीच में भी इस समय काफी सारी तनातनी बनी हुई है, जिसमें इंग्लैंड का, यूके का भी एक इसमें बहुत बड़ा एक हाथ है। आज की पांचवी खबर उसी इलाके से। दक्षिण कोरिया ने अपनी इंडो पैसिफिक विजन नया शुरू किया है। उन्होंने नीति एक अपनी बनाई है कि इंडो पैसिफिक में, यहाँ पे भारतीय महासागर में, अगर आप देखें भारतीय प्रशांत महासागर में किस तरीके के संबंध बनाना चाहते हैं वो और देशों से। अब साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया ऐसा पहला देश नहीं है जिसने इस तरीके की नीति अपनी बाहर निकाल के लोगों को दिखाई है। बहुत सारे अलग अलग देशों ने अपनी प्रशांत महासागर, हिंद प्रशांत महासागर से जुड़े हुए बहुत सारे इलाकों की अपनी नीतियां बनाई हैं। अगर आप देखें, दक्षिण कोरिया यहां पर है, ये मैप है। दक्षिण कोरिया के ऊपर है उत्तर कोरिया, और कोई भी और ऐसा देश नहीं है जिससे दक्षिण कोरिया की सीमा मिली हुई हो। अगर आप पड़ोस में देखें तो यहां पर जापान है और यहां पर चीन आ जाता है। तो ये मान के चलिए दक्षिण कोरिया की ये जो नीति बनी है, इसमें जापान और चीन के बारे में जरूर कुछ ना कुछ कहा गया है। आमतौर पर दक्षिण कोरिया के चीन से बहुत अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि चीन को उत्तर कोरिया का दोस्त माना जाता है। कुछ एक आध दोस्त उत्तर कोरिया के बचे हैं, उसमें से चीन है, तो दक्षिण कोरिया की उनसे नहीं बढ़ती है। लेकिन दक्षिण कोरिया के जापान से आमतौर पर अच्छे संबंध माने जाते थे। लेकिन बीते कुछ महीनों में क्या हुआ है, जापान और दक्षिण कोरिया के संबंध भी थोड़े अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जब छोटे छोटे देश होते हैं, छोटे छोटे द्वीप होते हैं इस तरीके के, तो कुछ ना कुछ विवाद इन द्वीप को लेके हो ही जाता है कि आपका इलाका है, हमारा इलाका है। क्योंकि एक छोटे क्षेत्रफल के देश के लिए छोटे से छोटा इलाका भी उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और क्योंकि ये छोटे से छोटा इलाका भी इतना महत्वपूर्ण होता है, तो वो अपने इलाके को किसी भी और को नहीं दे सकते। तो दक्षिण कोरिया और जापान के भी कुछ कुछ दिक्कतें अभी शुरू हुई हैं, खास करके कुछ छोटे छोटे द्वीप को लेकर के। लेकिन फिर भी अमेरिका की, क्योंकि दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो अमेरिका कोशिश करता है कि उस इलाके में चीन के खिलाफ लड़ने के लिए बाकी सब देश एक साथ रहें, मित्रता बनी रहे दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में भी। ये जो नीति दक्षिण कोरिया ने अभी दुनिया के सामने रखी है, उसमें भारत के बारे में भी कहा गया है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और अत्याधुनिक आईटी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ विकास के लिए बड़ी संभावनाएं प्रस्तुत करता है।
तो दक्षिण कोरिया भारत से बेहतर संबंध बनाए रखना चाहता है। दक्षिण कोरिया की, जैसे आपको पता है, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी हैं जिनका कि कुछ ना कुछ सामान भारत में बिकता ही है। बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जो आप देखते हैं कि आप टीवी, फ्रिज, एसी यूज़ करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं आप देखें दक्षिण कोरिया से ही ये कंपनियां आती हैं। तो दक्षिण कोरिया को भारत में एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी मार्केट दिखती है और वो चाहते हैं कि भारत से उनके अच्छे संबंध बने रहें। जापान के साथ, जैसे मैंने कहा, हाल ही में कुछ टकराव देखा गया है, लेकिन फिर भी हिंद प्रशांत महासागर में वो उनका सहयोग बना के रखना चाहते हैं। उन्हें पता है कि जापान के साथ उनके संबंध अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के उन्हें चीन के विरुद्ध कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। जहाँ तक चीन की बात है, खुले तौर पर कोई नहीं कहता है कि हमें किसी और देश से लड़ना है या किसी और देश के विपरीत जाना है, लेकिन चीन की बात आते ही नीति ये कहती है कि हम कोशिश करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानदंड और नियमों का पालन करें, कोशिश करें कि चीन जो बहुत बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करता रहता है ऐसा ना हो, और हम हिंद प्रशांत महासागर में शांति बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। इसके अलावा ये जो यहाँ पे आप ROK यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ROK का ये असल में शॉर्ट फॉर्म है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये दक्षिण कोरिया को ही कहा जाता है। तो आप ये जो देख रहे हैं ROK, ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब ये दक्षिण कोरिया की ही बात हो रही है। दक्षिण कोरिया, जापान और चीन आपस में एक दूसरे के साथ सर्वसहमति से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये नीति में लिखा गया है। क्योंकि उत्तर कोरिया से तो खैर दुनिया कोई भी देश नहीं बात करता है, बाकी जो आस पड़ोस के देश दक्षिण कोरिया में हमने देखा नक्शे में, जापान और चीन ही हैं जो उनके सबसे करीबी देश हैं। तो वो चाहते हैं कि उनसे सहयोग बनाए रखना चाहिए, और इन तीनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छा व्यापार अभी होता भी है। कई सारे लोग एक दूसरे के देश में आके रहते हैं, काम करते हैं, और इन संबंधों को ही वो और बेहतर बनाना चाहते हैं। ये थे हमारे आज की खबरें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई। जैसा कि आपको पता है, हर बुधवार रात 8 बजे हम आपके सामने एक कार्यक्रम लेकर के आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही इस तरह की कोई क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कमेंट सेक्शन में बताइए ये कैसा था, और दोस्तों को भी बुलाइए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते बुधवार रात को 8 बजे फिर से। तब तक के लिए जय हिंद।